जी हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को इस वीडियो में यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के यहाँ पे मैथ का जो पेपर होने वाला है उसका यहाँ पे गेस पेपर आप लोग को देने वाला हूँ, जिसको मैंने बहुत ही मेहनत से इसको तैयार कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने इसके लिए आप लोग को एक गेस पेपर दे चुका हूँ। ये दूसरे नंबर का गेस पेपर है, इसको यहाँ पे देने वाला हूँ। मैं हैंड राइटिंग में लिख करके आप लोग को इसका पीडीएफ भी आप लोग के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख करके आप लोग को एक एक करके एक एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा कौन सा क्या होगा। और मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि जो मैं गेस पेपर दे रहा हूँ उसी के अंदर से ही आपके सारे सवाल आएंगे। बाकी अब आप लोग को तैयार करना है कि नहीं करना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब जब मैंने गेस पेपर दिया है, जो भी दिया है उसी में से सवाल हर साल आए हैं, इस साल भी आएंगे। तो आप सभी को जो है इस गेस पेपर को जो है अच्छे से तैयार करके जाना है। और इस गेस पेपर का जो पीडीएफ है इसको भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए इस गेस पेपर के पीडीएफ को पाने के लिए मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, जहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वहां पे मैं इस गेस पेपर को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित या आप सभी के रिजल्ट को लेकर के या आप सभी के एग्जाम को लेकर के, तो वहां पे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे डायरेक्ट वहां पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग को कोई किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो अब देरी ना करते हुए, आपके पास बहुत कम समय बचा एग्जाम में, तो आज अपना जो है गेस पेपर का जो सेकंड गेस पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और उसमें देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन 24/7 डीएलएड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल, इसलिए मैं बतला हूँ क्योंकि ये चैनल बहुत पुराना है और आप सभी को मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो 100% सही जानकारी होती है। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता भी होगा और जो लोग नए जुड़े होंगे उनको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो सबसे पहला यहां पे क्वेश्चन ये है आपके सामने कि संख्या दिया है 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम इसका क्या होगा? तो इसका एलसीएम आप लोग कैसे निकालेंगे इसको मैं सबसे पहले बता दूं। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप यहां पे 10 लिख लेंगे और 65 और 91 हो गया और इसको इस तरह 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 हो गया। फिर ये जो है नहीं कटेगा, ये 65 ही रहेगा, 91 भी रहेगा। फिर इसको जो है 3 से करेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से करेंगे, यहां से 5 से करेंगे तो 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13 और यहां पे 91 का 91 रहेगा। फिर जो है यहां से 13 से काटेंगे, ऐसे करके आप काटेंगे, इन सभी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आप सभी का जो आंसर हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि 910 आपका राइट आंसर आएगा। आप लोग करके चेक कर लीजिएगा, मैंने जैसे बताया है वैसे ही आप लोग को करना है। मैं आप सभी को एक बात और बता दे रहा हूं कि जो मैं सवाल बताऊंगा आप सभी को वही सवाल एग्जैक्ट आप लोग को एग्जाम में मिलेंगे। भले ही ये 10 के जगह पे वहां पे 20 दे दे, 15 दे दे, वो अलग बात है, मगर ये सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना मैं गारंटी लेता हूं। उसके बाद से आगे आते हैं, यहां पे देखिए ये बहुत ही इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको आप रट्टा मार के जाइएगा। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, यानी कि कोई दो परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लीजिए 1 है और 2 है, ये दोनों परिमेय संख्या है, इनके बीच कितनी और जो है परिमेय संख्याएं होंगी तो ये अनंत होती हैं, ठीक है। ये 2-3 बार ये सवाल आप सभी के डीएलएड के एग्जाम में सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा, इसको रट्टा मार लीजिए। कोई भी दो समान परिमेय संख्या दे या अपरिमेय संख्या दे, उसमें अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसको आप लोग को रट्टा मार के जाना है। उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्टक में 3+2 कोष्टक बंद, उसके बाद से इंटू 7 का मान होगा। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए अगर इसको आपस में यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इसको करेंगे, ठीक है। 3 और 2 ये हो जाएगा 5 × 7 यानी कि हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए अब इन सभी को जो आपस में सॉल्व करने के बाद 35 सबका आना चाहिए, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पहले गुणा वाला गुणाम कर लेंगे, तो ये इसका इसके गुणा करेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ 7 ×
14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 21 और 14 आपका 35 होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है कि आप सभी का कोष्टक में x-7 और x+9 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, यानी कि गुणनखंड करना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा आप लोग को कैसे करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा। ठीक है, फिर x का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 9x हो जाएगा। उसके बाद से देखिए -7 है और यहाँ पे यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 का गुणा फिर x में करेंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 7 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पे आप सभी का प्लस 63 हो जाएगा, 63। ठीक है, यहाँ पे आप सभी का 63 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सॉरी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो ये आप सभी का ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। तो पांचवें नंबर पे कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, अब कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ये ऊंचाई होता है और ये आप सभी का आधार होता है, और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का, ये पूरा क्षेत्रफल है, कह रहा है कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मगर मैं यहाँ पे आप सभी को बता दे रहा हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, उसके बाद से 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का मान 48 दिया है बराबर 1/2, और आधार का मान पूछ रहा है तो आधार का मान लेते हैं x, और ऊंचाई का मान यहाँ पे 8 दिया है। अब देखिए ये 2 से 8 कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 48 कटेगा 12 बार में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर जो है आप सभी का आधार इसका हो जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ पे आते हैं, आप सभी जानते हैं कि आप सभी के एग्जाम में जो है 5 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पे 5 के बाद से छठे क्वेश्चन से आप सभी का अति लघुत्तरी प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि एक ही नंबर का ये भी होता है। तो अब यहाँ पे इसको लेकर के चलेंगे और आप लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, PDF को देख करके अपने कॉपी किताब में नोट करके लिख करके 2 बार 3 बार 4 बार इसको लिखिएगा, जिससे आप सभी को याद हो सके। इसीलिए मैं इस PDF को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है यूपी DLED संबंधित या PNP कार्यालय या आप सभी के एग्जाम या रिजल्ट संबंधित, तो आप वहां पे जाकर के हमसे डायरेक्ट वहां पे बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 0.5 हेक्टेयर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखिए हेक्टेयर में दिया और यहाँ पे मीटर में दिया है। क्षेत्रफल जो है हेक्टेयर में है और मीटर में आप सभी का जो है एक भुजा दिया, मगर ये क्या कह रहा है, क्या है ये है आप सभी का जो है, आप सभी का ये कह रहा आयत है। आयत कैसे बनता है ये आप सभी जानते हैं। आयत बनाने के लिए हम लोग को इस तरह का जो बनता है जिसकी आमने सामने की भुजा ये बराबर हो, यही आयत कहलाता है। ठीक, जिसमें आमने सामने की भुजा यानी कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आयत बना लिया है। अब देखिए एक बात, सबसे पहले आयत बनाने के बाद से एक बात ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो आयत का क्षेत्रफल है 0.5 दिया है, और यहाँ पे जो कि हेक्टेयर में, और यहाँ पे इसकी एक भुजा जो है यहाँ पे दिया है 125 मीटर। ठीक, अब हम सबसे पहले हेक्टेयर को जो है कन्वर्ट करेंगे, किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो आप सभी को बता दूं 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर।
ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर बराबर। तो अब देखिए आधा हेक्टेयर दिया, 0.5 का मतलब होता है आधा हेक्टेयर। तो आधा हेक्टेयर में जो है आप सभी का कितना होगा, तो आधा हेक्टेयर में आधा करेंगे इसका, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5,000 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पे 0.5 हेक्टेयर में आप सभी का 5,000 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक बात तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो इसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो क्षेत्रफल के जगह पे यहाँ पे 5,000 रख देंगे और लंबाई आप सभी का 125 दिया ही था और चौड़ाई हम लोग x मान लेंगे। 125 को 5,000 से काटेंगे तो आप सभी का 40 बार में ये कटेगा, तो ये हो जाएगा आप सभी का एक भुजा जो बची थी वो भुजा हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, यानी कि दूसरी भुजा पूछी थी, एक भुजा दी हुई थी, तो ये दूसरी भुजा आपकी 40 मीटर हो जाएगी। तो आप सभी को अब यहाँ पे आप सभी को देख रहे होंगे 40 मीटर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप सभी के एग्जाम में, आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ही इसका नंबर अलग अलग दे दे, मगर ये आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ही जरूर आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ जरूर लीजिएगा। अगर कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये चीज नहीं समझ में आ रही है, उसको मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद से यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समीकरण। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है x/3 प्लस x/2 इक्वल टू 10 को हल कीजिए। ये तो एकदम हलवा सवाल है, अगर आप लोग बेसिक भी जानते होंगे तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको कैसे करना है ये मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहले देखिए इसका और इसका लॉसर ले लीजिए। ठीक है, 3 और 2 का लॉसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, लॉसर हो जाएगा 6, तो नीचे 6 लिख देंगे। अब 6 से यहाँ पे 3 में भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, और 2 का जो है x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वही यहाँ पे हमने 2x ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x लिख रखा है। अब वही 3 से जो है 6 में जो है 2 से भाग देंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 का ही गुणा अब इसमें x में कर देंगे, x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, वही यहाँ रखा है। अब इन दोनों को जो है आपस में ऐड कर देंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x होगा। और ये 6 है इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 6 गुणे 10 यानी कि 60 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x बराबर 60। और 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 12×5 60, यानी कि आपका 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 12x आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आप सभी के 1 नंबर में ये आने वाला है। और उसके बाद अब देखिए, अब आते हैं त्रिभुज पे। ये समझ लीजिए कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मान के चलिए। ठीक है, ये आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। यहाँ दिया हुआ है कि चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR 2 समरूप त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि एक समान त्रिभुज है। यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर कह रहा है, और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी करा 3 सेंटीमीटर, और QR यानी कि Q और R, यहाँ पे देखिए इसमें QR कहाँ है, Q और R, QR की दूरी यहाँ पे Q है और R की दूरी कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कह रहा है तो भुजा जो है PQ की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि P और Q इसकी माप कह रहा है कि आप सभी को ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो एक बात आप सभी को इतना आप लोग को कंठस्थ करके रखना है, दिमाग में बैठा के रखना है कि BC अपान QR लिख लेना है, उसके बाद से AB अपान PQ लिख लेना है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को करना क्या है कि BC का मान आप सभी को पता है कि 2 है, मैंने यहाँ BC का मान 2 दिया है, और QR का मान यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिया है, यहाँ 3 लिख लेंगे, और AB का मान यहाँ पे 3 दिया है तो 3 भी लिख लेंगे। अब देखिए इन दोनों का अब आपस में यहाँ पे इसमें गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे, तब इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, यानी कि 9 बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, अब 9 बराबर 2x हो जाएगा।
अब इसको क्या करेंगे, x को इधर ही रह जाएंगे, 2 को इधर लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, यानी 9/2 बराबर x हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.5 यहाँ पे राइट आंसर जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको करना है। उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही हलवा सवाल है, मगर ये आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में 2 नंबर में या 1 नंबर में आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग को ये नहीं गेस करना आ रहा होगा कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो ये बारंबारता का सवाल आपका या सारणी का सवाल, एक टैली चिन्ह का सवाल एक आएगा ही आएगा हर कीमत में। हो सकता है 3 भी आ जाए, 2 आ जाए, मगर एक तो कंपलसरी है आएगा। अगर एक आएगा तो 2 नंबर में पक्का आएगा, जबकि सवाल में कुछ नहीं है। जबकि मैं पिछले दिनों आप लोग को जब गेस पेपर फर्स्ट दिया था तो उसमें इसका सवाल नहीं दिया था, और उसमें बताया भी था कि अगर आप नहीं पढ़े तो बारंबारता का जाकर के एक बार पढ़ लीजिए, उससे आप सभी के सवाल आते ही आते हैं। इसीलिए मैंने आप सभी को बारंबारता के सवाल इसमें ली है। और आप लोगों को कैसे करना है, यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। सबसे पहले यहां पे बारंबारता का जो यहां पे जो है नंबर दे दिया 15 16 12 16 13 15 14 16 13 15 12 13 यहां पे दिया। इसको पहले हम लोग सीक्वेंस लिखेंगे, ठीक है, यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है, आरोही क्रम में। तो इसको हमने यहां पे लिख लिया है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए, आरोही क्रम में 12 12 13 13 14 15 15 15 15, उसके बाद से 16 16 16। ठीक है, हमने इस तरह से सारे नंबर हमने आरोही क्रम में लिख लिया है, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा उससे बड़ा, ऐसे लिख लेना। और हम लोग को अब जो है यहाँ टैली बनाना है। टैली बनाने के लिए पहले लिखना वर्ग अंतराल, इसको ध्यान से समझना। वर्ग अंतराल लिखना, ऐसे वर्ग अंतराल बना लीजिए, वर्ग अंतराल लिखना, उसके बाद से लिखना बारंबारता, उसके बाद से टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। ठीक, उसके बाद से आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ जो है 10 से नीचे है, 10 से नीचे है, उसके पहले कोई संख्या नहीं है। और यहाँ पे यानी कि जो है 16 के बाद से कोई संख्या नहीं है, यहाँ 12 के नीचे कोई संख्या नहीं। तो हम लोग लेते क्या है, या तो आप 0 से 5 लीजिए, या 0 से 10 लीजिए, या 5 से 10 लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे किसका लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसका, 10 से 15। ठीक है, क्योंकि 10 से नीचे तो कोई है नहीं। तो अब इसमें देखेंगे 10 से 15 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो आती हैं 10 से ऊपर हों और 15 तक हों। कितनी संख्या, यहाँ देखिए 12 जो है इसके बीच में आती है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 15 तक जाएंगे। अब 16 जो है 15 से ऊपर हो जाएगा तो इसको नहीं काउंट करेंगे। कितनी संख्याएं हुई हैं, ये आप सभी की 9 संख्याएं हुई हैं। तो बारंबारता में 9 लिख लेंगे। ठीक, और टैली चिन्ह में क्या करना है, ये एकदम हलवा है। अब 9 ये संख्याएं हैं ना, तो 9 बार ऐसे जो है डंडी खांच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जो है 9 बार ये डंडी खांच देना, वही आपका टैली चिन्ह हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं, अब उसके बाद से यहाँ पे वर्ग अंतराल में डालते हैं 15 और 20। 15 और 20 से 15 से ऊपर और 20 तक में कितनी संख्याएं आएंगी, तो आपने देखा यहाँ पे 15 तक है, उसके बाद 16 है। यहाँ देखिए 1 2 3, 16 जो है 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ वर्ग अंतराल में 3 लिख देंगे यहाँ पे, और टैली चिन्ह में 3 बार जो है ऐसे डंडी खींच देंगे, यही आपका हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, यही आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। ये 2 नंबर में आता है, मैंने इसको 1 नंबर में रखा है, इसको आप लोग को चिंता नहीं करना। 1 नंबर 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसको इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, आप सभी के एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसीलिए इसको ध्यान से देख करके जाइएगा। उसके बाद सब आते हैं कि 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात
संख्या लिखिए, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है शून्य होती है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और सबसे बड़ी अनंत होती है। तो इसीलिए आप सभी को इसमें जो है आप नीचे कमेंट करके भी बताइएगा क्या आपको पता था कि नहीं पता था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। उसके बाद से आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया है। उसके बाद से आता है निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर उत्तर लिखिए। ये देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है, बस इसको समझने का अंतर है। इसमें कह रहा है कि समीकरण में जो है ना, आपको समीकरण और सर्वसमीका छांटना है। सर्वसमीका मतलब होता है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 + 3, ठीक है, और हमने लिखा 2 + 1। ये देखिए, इधर भी 4 हो, सॉरी, यहाँ 2 + 2, इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो रहा है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाता है, सर्वसमीका होता है। अगर मान लीजिए इस तरह होता है कि 1 + 3 और यहाँ पे 2 + 1 बराबर यहाँ पे, तो ये देखिए ये 4 हो जाएगा मगर इधर जो है 3 होगा, मगर ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक। अब इसको समीकरण हो जाएगा, मगर इसमें जो है x का मान रहता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, समीकरण में। तो आप सभी को सबसे पहले यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ x का गुणा इसमें होता है तो 2x हो जाएगा, अब प्लस फिर 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। उसके बाद से इसको अब करेंगे, इसको देखिए, अब करना क्या है, 2x + 2, यहाँ पे देखिए सेम वही है, यानी कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, सर्वसमीका होगा, ये सर्वसमीका होगा। और ये जो है अब अपने आप जो है, ये देखिए इधर x है, इधर बराबर नहीं है, तो ये समीकरण हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सर्वसमीका हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। आपका 12 नंबर से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। इसको मैं एक एक करके आप लोग को बता दे रहा हूं। बाकी इस पीडीएफ को जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो को अपने सभी भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इस पेपर के बारे में सभी को जो है अपडेट हो सके, कि सभी को पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं। और यहां से आप लोग 2 गेस पेपर तैयार करके जाएं, और आप फेल होने का डर लग रहा होगा तो आप फेल नहीं होंगे, इतनी गारंटी है। आप कम से कम 20 नंबर का करके आएंगे। अगर आप दोनों हमारे गेस पेपर तैयार कर लेते हैं तो इसकी हमारी गारंटी है। अब आइए यहां पे शुरू करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। चित्र में रेखा AX, ठीक है, AX और त्रिभुज CAB और त्रिभुज कोण जो है, कोण CAB और कोण BOC को समद्विभाजित करती है। उन 3 तथ्यों को लिखित जो यह सिद्ध करे कि, अब क्या सिद्ध करना है ये भी देखिए। अब देखिए यहां कह रहा है कि त्रिभुज ABD समांतर त्रिभुज ACD, यानी कि जो है, अब ये देखिए, अब यहां कह रहा है कि इसके समांतर, अब ये है, ध्यान से देखिए। अब इसको सिद्ध कैसे करना है, यहां पे 3 तथ्यानुसार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि, अब देखिए, इतना बराबर AD बराबर DA होगा, चाहे इसको उल्टा लिखा आइए, बात वही है। तो पहला तथ्य ये हो गया, ठीक। दूसरा तथ्य क्या है, कोण CAD इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान आपस में बराबर होगा, DAB, वही हमने यहाँ पे लिखा BAD। तो इन दोनों का कोण का मान आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। और तीसरा यहाँ पे तथ्य हमने क्या लिखा है कि कोण CDA यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, CDA, यानी कि ये वाला कोण, इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान आपस में बराबर होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। यानी कि जो है, अब देखिए, अब आगे आप लोग को लिखना है कोण भुजा कोण सर्वसमता, यानी कि आप लोग को दिखाना है कि ये सर्वसमता है। ये आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, आराम से आप कर सकते हैं, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है, बस इसको समझने का अंतर है। ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसको सर्वसमता करके सिद्ध कीजिए, कैसे ये सर्वसमता है, ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है, ठीक है। कैसे इसको करना है उसी को बस केवल आप लोग को लिख देना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। वही बस आप लोग को लिख देना है, ठीक। उसके बाद से आते हैं हम लोग
13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये वनडे एग्जाम में भी पूछता है। आप सभी जब यूपी टेट या सी टेट देते हैं या सुपर टेट देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, और आप सभी के एग्जाम में यहाँ पे भी, अब आप सभी के सेमेस्टर में भी ये बहुत ज़्यादा पूछता है। यहाँ दे रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मान क्या होगा। तो अब सबसे पहले देखिए, इसको हमने यहाँ पे नोट कर रखा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो एक आप फार्मूला जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता भी दे रहा हूँ कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आप लोग को बताने से पहले मैं बता दूँ सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों से, आप सभी का जब सेकेंड सेमेस्टर मैथ का पेपर हो तो आप एग्जाम में हाल में जाओ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान अगर कोई क्वेश्चन आपको भूल जाता है तो ये 10 सेकेंड के लिए अपना दिमाग, अपनी आंखें बंद करके दिमाग पे जोर दीजिए क्या हो सकता है। अगर कोई चीज़ ऐसा है नहीं समझ में आ रही है तो गलत ही सही मगर उसको लिखिए जरूर, कॉपी में आपकी कॉपी भरी होनी चाहिए तभी आपको नंबर मिलता है। अगर आप गलत ही सही लिखोगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। आप अपने तरफ से मेहनत तो कर रहे हो, बाकी मैं जितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उसको अच्छे से देख करके जाइए। आप सभी के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, आप फेल होने से एकदम बच जाओगे। आप सभी के 20 से 25 नंबर हर आपके मैथ में आएंगे, कम से कम 20 नंबर आएंगे, फेल होना तो दूर की बात है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। बाकी इस पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा, वहां से आप जा करके इसको डाउनलोड करके 1-2 बार और भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय या आप सभी के एग्जाम से संबंधित या रिजल्ट संबंधित कोई समस्या होती है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जा करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपके भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जानते होंगे, आप अपने स्कूल में पढ़े भी होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो वही अब इसको यहाँ पे फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए, वो उसी को जो है यहाँ पे फॉलो करना है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इतने को a मानेंगे और इतने को b मानेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बताया, यहाँ पे लिखा है मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको वैसे ही हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक, और अब इसका वर्क करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग को करना क्या है, अब देखिए यहाँ देखिए x कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे x² जो इतना है इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, और ये जो 2 है अब यहाँ पे सिर्फ 2, यहाँ 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, माइनस वाला अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, वही यहाँ आके प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2 के नीचे 1 मानते हैं, जानते हैं, अब 4 1 का लॉस 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इसके नीचे 1 होता है, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 और 9 कितना होता है, आप सब 8 दूना 16 1 17, 17/4 हो जाएगा। ठीक है, 17/4 हो जाएगा, यानी कि जो है आप सभी का x² प्लस 1/x का मान 17/4 यहाँ पे हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट आपका आंसर यही होगा। आप सभी चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद से आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 2y एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3y माइनस x, फिर माइनस कोष्टक में 3x माइनस 2y को सरल कीजिए। देखिए ये समीकरण का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, हल करना है, बस माइनस प्लस का चिन्ह केवल इधर उधर करना है, आप सभी के लिए एकदम आसान क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ वाला तो ये सीधे उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ वाला आपको सीधे उतार लेना है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, x 2y माइनस 2y, अब ये प्लस जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -3x, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2y। अब देखिए 2 + 2y से -2y कैंसिल हो जाएगा,
अब मान लीजिए -2i में से 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो इसको हम लोग यहाँ काट देंगे। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, एकदम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, +3y और -3x। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 3y -3x। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आप इतने ही कोई आंसर लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। मगर अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो 3 को बाहर निकाल देंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे, कोष्टक में y -x कर देंगे तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से आप कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी हमारे प्यारे भाई बहन, और कमेंट भी करते रहिएगा आपको कैसा लग रहा है। अगर मुझसे कहीं कोई किसी प्रकार की कोई माइनस प्लस में या कोई माइनर मिस्टेक होता है, गलती होती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं भी इंसान हूं, आप सभी के लिए मैंने इसको बहुत ही मेहनत से इस गेस पेपर को तैयार किया। आप नहीं समझ सकते, रात भर जा करके मैंने इस गेस पेपर को तैयार किया कि आपको मेहनत ना करना पड़े, मुझे ही मेहनत करना पड़े, जिसके लिए आप सभी डायरेक्ट में इसको पढ़ के जाएं और आप सभी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन फंस जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप सभी का नंबर भले ही चेंज हो जाए, मगर ये क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि नंबर भी यही हो, सेम ही आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मगर क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जरूर। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर इंटू 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श का वर्ताकार टाइल्स, ठीक है, लगाना है। एक ही माप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा कि एक घर है, ठीक है, जैसे आपके घर का एक कमरा होता है, आपके घर का एक कमरा होता है, आपके चाहे आप जिस कमरे में अभी वर्तमान समय में बैठे होंगे, अब कह रहा कि ये कमरा है, इस कमरे का जो है ये कह रहा कि ये 300 है, 300 ये दूरी 300 है और ये दूरी जो है आपका 425 है। मगर कह रहा है यहाँ पे जो ऐसे वर्गाकार यानी वर्ग जिसकी चारों ओर की भुजा बराबर होती है, ऐसे ऐसे कितने कितने यहाँ पे टाइल्स लगेंगे, यही पूछ रहा है। बताइए यहाँ पे कितने कितने ऐसे ऐसे टाइल्स लगेंगे, यही सवाल में पूछ रहा है। इसको निकालेंगे कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इसमें टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। छोटे से छोटा टाइल्स बताना है तो सबसे पहले देखिए फर्श का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे, ठीक है, 300 इंटू 425, ठीक है, 300 इंटू 425 दिया है। तो एक बात जानते हैं, जबकि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वही यहाँ पे किया है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मगर हम लोग को क्या निकालना है, छोटी से छोटी भुजा निकालना है। तो इन दोनों का मौसा निकालेंगे, ठीक है, लौसा नहीं, HCF निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। मौसा निकालने के लिए इससे इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और तब तक भाग देंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो पहले यहाँ से 300 में 425 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे शेष बचेगा 125, फिर ये 300 यहाँ लिखेंगे, फिर ये 2 बार में जाएगा तो यहाँ बचेगा 50, फिर यहाँ पे 125 यहाँ लिखेंगे तो ये 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 25, अब 50 को यहाँ लिखेंगे, अब ये 2 बार में जाएगा, अब शेष यहाँ पे देखिए 0 बचा। जब तक शेष 0 नहीं आ जाएगा, जब तक पूरा कट ना जाए तब तक करेंगे, और लास्ट में जो यहाँ पे आएगा वही जो है आपका छोटी भुजा हो जाएगी, छोटा टाइल्स का एरिया हो जाएगा इसकी भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 25 आया। अब देखिए छोटे टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी इसकी जो है आप लोग को मैंने बताया था वर्गाकार, इसकी भुजा 25 हो गई और इसकी भुजा 25 हो गई। और आप लोग को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, 25 गुणे 25 होता है, यानी कि A² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A² होता है, यानी कि भुजा गुणे भुजा होता है। तो वही मैंने यहाँ पे दोनों 25 गुणे 25 लिख दिया है, यानी कि A गुणे 1, यानी कि भुजा गुणे भुजा, ठीक। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि टाइल्स की संख्या कितनी होगी। मैंने एक छोटा वाले का मैंने आप लोग को बताया था कि इस तरह का है, इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे लगे हैं। तो एक का तो क्षेत्रफल निकाल लिया है, 25 गुणे 25 होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि टोटल ऐसे कितने होंगे टाइल्स, ठीक। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, टोटल टाइल्स की संख्या लिखेंगे और 300 गुणे 425 कर लेंगे, ऊपर बड़े वाले का क्षेत्रफल और नीचे छोटे वाले का क्षेत्रफल। अब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो आएगा
काट पीट के जो है 204 आ जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे टाइल्स जो है वर्गाकार का जो है 204 ऐसे टाइल्स होंगे जो यहाँ पे लगेंगे। तो यही आप सभी का जो है राइट आंसर हो जाएगा 204। ये 2 नंबर में सवाल आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। फिर आप सभी का ये 16 नंबर का सवाल है, ये भी आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि ये आप सभी का ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी ये सवाल आता है, जबकि इस सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन इससे कराया है। यहां देखिए लिखा हुआ है 100 और 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ज्ञात कीजिए। अब बताइए इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 100 से अधिक हो और 110 से कम हो। ठीक है, इनके बीच की बतानी है, अर्थात 110 तक नहीं बतानी है, इसके बीच की बतानी है। ठीक है, यानी कि 101 आपकी अभाज्य संख्या होती है, एक हो गई। फिर 103 अभाज्य संख्या होती है, फिर 107 होती है, फिर 109 होती है। ठीक है, ये सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो स्वयं से कटें, किसी अन्य से न कटें, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी न किसी से कट जाएं। अब आप लोग को नहीं विश्वास होगा तो मान लीजिए 101 है, देखिएगा ये किसी संख्या से नहीं कटेगी, किसी भी संख्या से काटेंगे तो ये कटेगी ही नहीं, आप काटते काटते थक जाएंगे, नहीं कटेगी। फिर 102 होती है, 102 को 2 से काट देंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या होगी। 103 जो है ये किसी से नहीं कटेगी तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। 104 जो है 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, तो ऐसे जो है 104 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 105 जो है 5 से कट जाएगा इजिली। 105 जो है 5 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 105 नहीं होगा, 106 भी नहीं होगा, 107 हो जाएगा। 107 किसी से नहीं कटेगा, उसी तरह 109 है, ये भी किसी से नहीं कटेगा। तो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 2 3 4, 4 अभाज्य संख्याएं यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना है, और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी वही यहाँ पे पूछ रहा है। अगर ये पूछता कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो 4 अभाज्य संख्याएं होती, बस इसको ऐसे ही करना है। उसके बाद से जबकि देखिए सवाल में कुछ नहीं है, बस आपके समझने का अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं त्रिभुज PAR की रचना कीजिए, जिसमें QR 5.5 सेंटीमीटर, PR 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण QRP 60 डिग्री हो। तो रचना कीजिए, ये रचना करने का सवाल है। रचना में आप लोग को ये मान दे दिया है, बस केवल आपको चित्र बनाना है और कुछ नहीं करना है। आपको चित्र बनाना है, 2 नंबर आपका पक्का होगा, एग्जामिनर तुरंत खटाक से आपको 2 नंबर दे देगा। आप लोग को कुछ नहीं करना था। आप लोग को रचना कैसे बनाना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है PR 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे जो है आप एक ऐसे खींच लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक ना, यहाँ P हो गया, PQ, और यहाँ पे R हो गया, ये P है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे Q और R 5.5 है, और यहाँ पे PR, ठीक ना, यहाँ की दूरी जो है 4.5 है, और कह रहा है कोण QRP यानी इसकी भुजा जो है 60 डिग्री है। बस ऐसे ही आप लोग को बनाना है। अगर इसके लिए हैं तो इसकी दूरी नाप लीजिए, इसकी भी दूरी नाप लीजिए, इसका भी कोण जो है नाप लीजिए, 60 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आप सभी का ऐसे होता है तो 90 डिग्री होता है, ऐसे होता है 45 डिग्री होता है, और इसके बीच में एक खींच दीजिए, ये हो गया आपका 60 डिग्री ऐसे। ठीक है, तो ये आपको लोगों को ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, आप सभी देख सकते हैं, ये ऐसे ही आप लोग को बनाना है। ठीक है, बस केवल रचना आप लोग करना है, यानी कि बनाना है। जब बना देंगे आप सभी के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन पे। ये 18 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चन, जितने भी मैं गेस्ट पेपर के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया है, ऑलरेडी एक गेस्ट पेपर बता चुका हूँ, ये दूसरा गेस्ट पेपर है। इन सभी गेस्ट पेपर के सवालों को जो है अच्छे तरीके से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देख करके जाइएगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी देख के जाएंगे तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसी सब से आप सभी के सवाल आएंगे। भले ही आप सभी के यहाँ पे देखिए 48 दिया है ना, 48 दिया, हो सकता है वहाँ पे 38 दे दे, 32 दे दे, या 58 दे दे, नंबर बदल सकता है, मगर ये जो कह रहा है ना भाषा, ये जो कह रही है सेम वही रहेगी। हो सकता है नंबर भी सेम हो,
मगर हो सकता है, मगर यहाँ पे मगर ये भाषा सेम ही रहेगी। जैसे भागफल कह रहा है भागफल होगा, दो संख्याओं का अंतर कह रहा है तो अंतर भी होगा, ऐसे ही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको बार बार आप लोग रट्टा मान करके जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा, अपनी कॉपी पे 2 बार 3 बार 4 बार लिखिएगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, वहां पे जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे जा करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, सारा एक एक क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं कि सर इस सवाल को कैसे करना है। वहां पे भी मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग को कहीं भी कभी भी आपके लाइफ में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, चाहे आपके DLED एग्जाम से संबंधित या PNP कार्यालय संबंधित या आपके रिजल्ट से संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ भी सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोग को कोई समस्या होती है तो मैं कहता हूं, और आप लोगों को हेल्प के लिए ही मैं हमेशा हूं। इसीलिए मेरे द्वारा PNP कार्यालय से जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो आप लोग देखते हैं 100% मेरे द्वारा सारी सूचनाएं सही साबित होती हैं। PNP कार्यालय से ऑफिशियल नोटिस आती है दोस्तों, उसके 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले ही मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और अपने एजुकेशन 24/7 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचनाएं बता देता हूं। और जबकि मैं बताता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारे फूफा हैं क्या, PNP में जो सारी सूचनाएं तुमको दे देते हैं, बाद में उनको पता भी चल जाता है कि जब ऑफिशियल नोटिस आती है तो हमारे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं 100% सही साबित होती हैं। तो आप लोग को विश्वास करना है, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा इसके बारे में। तो आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से रीड करके जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी आप लोग को परेशान नहीं होना है। अगर दिमाग आपका काम नहीं करता है एग्जाम में तो 2 मिनट का मौन ब्रेक कीजिएगा, ध्यान से सोचिएगा, तब जाके आप लोग को पेपर सॉल्व कीजिएगा। और कॉपी कैसे लिखना है उसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसको जा करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 48 है। ठीक है, कोई 2 संख्याएं हैं, उसका अंतर 48 दिया, इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। ठीक है, शेष 0 है, तो 2 संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या कौन कौन सी होंगी? जैसे कह रहा, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर जो है आपका 48 है कह रहा है। और भाग देने पे इसका बड़े से वाले छोटे में भाग देने पे भागफल 5 आता है, मगर शेष जो है 0 आता है। तो इसको कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम लोग संख्या लिखेंगे। संख्या तो हम लोग को पता नहीं है, अंतर बस पता है। तो हम लोग मान लेंगे पहली संख्या जो है, पहली संख्या माना x और दूसरी संख्या जो है क्या हो जाएगा? अब भाई दोनों का अंतर इतना है तो दूसरी संख्या हम मानेंगे x + 48। ठीक है, अब देखिए ये क्यों माने हैं? मान लीजिए इन दोनों का अंतर जो है कितना दिया, 48 दिया है। अब एक बात बताइए, x + 48 में से x घटाएंगे तो 48 ही तो बचेगा। इसीलिए मैंने इसको जो है अपना माना है, माना यहाँ लिख लीजिएगा, माना। उसके बाद से संख्या, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या इसको लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब कह रहा कि भाग देने पे 5 शेष बचता है। तो अब हम लोग को करना क्या है, और यहाँ पे दूसरी जो संख्या, पहले दूसरी संख्या लिख लेना है, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, और उसके बाद से जो भागफल है उसको लिख लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ x का इसमें इधर जाएगा तो इधर इसमें गुणा होता है और इसका इसमें गुणा होता है। और आप सभी जानते हैं अगर 5 है सिर्फ तो बटे में 1 करेंगे या न करेंगे तो कोई मतलब नहीं होता है, 1 माना ही जाता है। तो आप लिखिए चाहे न लिखिए कोई बात नहीं है। अब x का गुणा 5 में हो जाएगा तो ये 5x हो गया, बाकी ये सेम ही रहेगा। अब आगे करेंगे क्या इसको? अब आगे जो है यहाँ देखिए, अब ये वाला इधर आएगा, जब ये वाला इधर आएगा, चाहे इस वाले को इधर ले जाइए कोई दिक्कत नहीं, इस वाले को इधर लेकर आइए तो ये x है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 5x में से 1x घटेगा तो क्या बचेगा? 4x घटेगा। ठीक है, 4x बचेगा। और 48 ऑलरेडी दिया है। अब 48 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे 48 को, तो कितनी बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा। यहाँ पे कितनी बार में कटा? 12 बार में। यानी कि x का मान यहाँ देखिए, पहली संख्या क्या माने थे? x माने थे, और यहाँ पे x का मान कितना आया? 12 आया। यानी कि आप सभी का जो है
पहली संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी, 12। अब दूसरी संख्या क्या होगी, उसके लिए हमने दूसरी संख्या यहाँ देखिए क्या माना है, यहाँ पे हमने दूसरी संख्या यहाँ पे हमने माना है x प्लस 48, x प्लस 48 माना है। तो x के जगह पर हम लोग यहाँ 12 रख लेंगे प्लस 48 क्या हो जाएगा 60, यानी कि पहली संख्या 12 हो जाएगी और दूसरी संख्या 48 हो जाएगी। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये 48 ही होगा। अगर 12 से 60 में भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा, 5 आएगा। देखिए शेष शून्य आएगा। देखिए सारे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 60 हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आप लोग को सारे जो है जितने भी क्वेश्चन थे इस गेस पेपर में मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस गेस पेपर को अपने हर एक भाई बहन के साथ और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से जरूर हर एक भाई बहन के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को इस गेस पेपर का लाभ मिल सके। ऐसा कोई हमारा प्यारा भाई बहन न छूटे जिसके वजह से जो है गेस पेपर न देख पाए और उसका बैक लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस गेस पेपर को हर एक अपने भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और इतनी मेहनत से मैंने इस गेस पेपर को तैयार किया है, उसके लिए आपको अगर अब मन करे तो लाइक कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय संबंधित हर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले और सबसे सटीक यहाँ पे आप लोग को मिलती रहे। बाकी आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप सभी का एग्जाम होगा तो आपके सारे पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। जो भी आप एग्जाम में दे के आएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो है सही अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट करके आप हमसे डायरेक्ट यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई मुझसे त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आगे की पढ़ाई बेहतर से बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।